नेक्स्ट देखिए बेटा, y इज इक्वल टू रूट एक्स का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अभी तक हमने y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट नहीं किया था, इससे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया था y बराबर x, मतलब सरल लिखा गया समीकरण का y बराबर x। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं, हमने लिखा था y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने ग्राफ प्लॉट किया y इज इक्वल टू 1/x। अगर y बराबर सीधा x हो, y के सामने x और उसका घात 1 हो तो ग्राफ सरल रेखा बनता है। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो ग्राफ परवलयाकार बनता है, एंड y इज इक्वल टू 1x हो तो ग्राफ अति परवलयाकार बना था। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट को उधर ले जाओगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होगा। मतलब ये मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन अगर कोई भौतिक राशि होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y x पे निर्भर कर रहा है, तो y का सूत्र हमें चाहिए x के संबंध में। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहां पे अपन जब इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है और हमें पता नहीं कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करके y कैलकुलेट कर ले। ठीक है ना, तो x की वैल्यू पुट करके y कैलकुलेट करेंगे तो रफ आइडिया मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे x के क्रॉसपोंडिंग y का, तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो ये x और y, सबसे पहले x को रखेंगे अपन 0। जैसे मैं x को 0 रखता हूं तो y मिलेगा 0। मतलब एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि मूल बिंदु पे होगा, ओरिजिन पे होगा। जैसे x 0 रखेंगे तो y 0 आएगा। अच्छा, x को मैं रखता हूं 4 या फिर 2 रख लेता हूं, पहले तो 1 रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 x को 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, और x को 1 रखा है मतलब y इज इक्वल टू रूट 1। x जगह पे क्या रख दिया अपन ने? 1। तो यहां पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि रूट 1 क्या होता है? 1 नहीं, रूट 1 होता है प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इस तरफ लिखेंगे रूट 1 प्लस 1 भी होगा और माइनस 1 भी होगा। अगर मैं 2 लेता हूं तो ये रूट 2 होगा। रूट 2 कितना होता है? 1.41। तो यहाँ पे प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, 1.41। अब मैं 4 लेता हूँ, सीधा 4 लेता हूँ, 4, तो रूट 4 कितना हो जाता है बेटा? रूट अंडर 4 के बाहर प्लस माइनस छिपा होता है, तो ये होगा प्लस माइनस 2। रूट 4 को आप सिर्फ 2 मत लिख लेना, रूट 4 का वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होता है। y इज इक्वल टू रूट 4 कहीं लिखा हुआ है तो प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होगा। इसको उल्टा भी चेक कर सकते हो। देखो y की वैल्यू 2 रखोगे, जैसे मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिया अपन ने? 4। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस 2 भी और माइनस 2। तो y की वैल्यू 2 रखने से x 4 आना चाहिए। तो देखो y को 2 रखोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, तो देखो x 4 आ गया। और माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर भी क्या बनेगा? प्लस 4। इसीलिए x को 4 रखोगे तो y प्लस 2 भी मिलेगा और माइनस 2 भी मिलेगा। अगर 9 रखते हो तो ये प्लस 3 भी मिलेगा और माइनस 3 भी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को -4 रखते हो, कितना रख दिया अपन ने x की वैल्यू को? -4। अगर आप x की वैल्यू को -4 रखते हो तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई माइनस वैल्यू डिफाइन नहीं होता। y इज इक्वल टू रूट अंडर -4 डिफाइन नहीं होता, ये पहले मैंने आपको बता दिया है। ये इमेजनरी नंबर हो जाता है, ये इमेजनरी एक्सिस पे प्लॉट होता है, रियल एक्सिस पे प्लॉट नहीं होता। तो इसको तो अपन क्या करते हैं? मिटा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है। अब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x 0 पे y क्या था? 0, तो x 0 पे y 0 मिला। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जब मैंने x को 1 रखा तो y प्लस 1 भी था और y माइनस 1 भी था, 2 पॉइंट मिलेगा। x को 1 रखने से y प्लस 1 भी मिल रहा है, y माइनस 1 भी मिल रहा है। जैसे मैं x को 2 रख रहा हूं तो ये कुछ 1.41 थोड़ा ही बढ़ा है। जब मैं x को 4 रख रहा हूं, देखो 1 2 3 4, जब मैं x को 4 रख रहा हूं तो y बराबर प्लस 2 भी है एंड y बराबर माइनस 2 भी। तो 4 के क्रॉसपोंडिंग देखो ये प्लस 2 और देखो ये माइनस 2। जब मैं 9 रखूंगा, बहुत आगे जाके 9 रखूंगा तो बस ये 3 आएगा और -3 भी आएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो हमारा ग्राफ आपके सामने होगा। देखिए सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिलाते हैं, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ये बेंडिंग टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। ये लैटरल पैराबोला परवलय कह सकते हैं। एक पैराबोला हमने बनाया था इस तरह का। ये परवलय कब बना था? जब समीकरण था y बराबर एक्स स्क्वायर। जब y बराबर एक्स स्क्वायर था तो ऊपर की तरफ उठ गया था। ये देखो y बराबर रूट एक्स है, ये क्या है? y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया। तो हमें आइडिया मिल गया कि 1/y इज इक्वल टू रूट एक्स हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। अब पॉज करके पहले इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। समीकरण क्या है इस ग्राफ का? y बराबर रूट एक्स। पॉज करके लिख लिया क्या? आगे देखो। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं समीकरण लिखता हूं y बराबर रूट अंडर -x, इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा?
तो आप में से 90% लोग बनते हैं सर इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। अरे भाई रूट के अंदर माइनस एक्स है। एक्स क्या है? एक्स तो कोई वेरिएबल है, एक्स तो एक वैल्यू है। उस वैल्यू को क्या रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं एक्स। अब यहां पे ढंग से समझना, जब तुमने y बराबर रूट एक्स लिखा था तो रूट के अंदर निगेटिव एक्स नहीं होना चाहिए, ये रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल है, ये 4 होता है, 4 एक फिक्स्ड वैल्यू है रूट अंडर 4। लेकिन ये एक्स एक्स नहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। तो वहां पे क्या लिखा है? y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स। अब मान लो मैं टेबल बनाता हूं, सुन मेरी बात अच्छे से, मैं टेबल बनाता हूं, एक्स को 0 रखता हूं तो माइनस क्या उखाड़ लेगा? रूट अंडर माइनस 0 थोड़ी होता है, 0 होगा तो x 0 तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू रख, x की वैल्यू रख के y निकाल दो। अब सुनना, x को अगर मैं 4 रखता हूं तो y नहीं होगा डिफाइन, y गलत हो गया, ये डिफाइन नहीं हो सकता। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं -4 रखता हूं, मेरी बात सुनना ढंग से, x की वैल्यू अगर -4 रखता हूं तो देख इधर y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स। माइनस एक्स है, रूट अंडर माइनस एक्स फॉर्मूला है। अब x को क्या रखना है मुझे? -4। तो सुन यहाँ पे क्या होगा? रूट अंडर माइनस ऑफ -4 रूट 4, और रूट 4 क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2, ऑब्वियसली प्लस माइनस 2। मतलब y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन वहां पे x को कैसा रखना पड़ेगा? हमेशा पॉजिटिव, सॉरी हमेशा निगेटिव। जब y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो x एक वेरिएबल है, x हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है, x को निगेटिव रखोगे तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, जिसका इमेजिनरी में नंबर होता है, रियल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स है, यहां पे x को निगेटिव रखो, निगेटिव रखो, x हमेशा निगेटिव होगा, x हमेशा निगेटिव होगा। और जैसे तुम x को यहां पे निगेटिव रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है? तो ये माइनस वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट होगा। जब -4 रखोगे तो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। -9 रखोगे तो +-3 आएगा। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखना ढंग से, इसका ग्राफ बनेगा, इसी पे प्लॉट करके दिखाता हूं मैं। इसका जो ग्राफ बनेगा देखिए इस तरह का बनेगा और इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स। देखो x निगेटिव चला गया और देखो y पॉजिटिव में भी है, निगेटिव में भी है। तो अगर y बराबर सिर्फ रूट एक्स हो तो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ झुका होता है, और y बराबर माइनस रूट एक्स हो तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका होगा। क्या बात समझ में आ गया? ये क्लियर है? चलो बढ़िया, इसको बना लो अच्छे से, पॉज करके लिख लो। अब आगे देखो, पॉज करके लिख चुके हैं आप, अब आगे देखिए। एक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए यहां पे। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखना, एक सिंपल फॉर्म मैंने तुम्हें y बराबर रूट एक्स का बता दिया था, तुम्हें इतना तो आइडिया लग गया था कि ग्राफ जैसा भी हो ये एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ कुछ ऐसा बनेगा। अब ये +-4 करने से फर्क क्या पड़ेगा वो सुनो। अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, या ऐसा कर देता हूँ x -4 पहले करा देता हूँ, x -4 तो x प्लस में है, मतलब ये x एक्सिस की तरफ झुकेगा, ठीक है ना। लेकिन ये x -4 लिखा है, अगर तुम x की वैल्यू 0 रखते हो y इज इक्वल टू क्या होगा? अगर x को 0 रखते हो तो x को और 0 रखोगे तो y की वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि x को 0 रखने से y बराबर -√4 होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। अच्छा अगर मैं x को 2 रखता हूं तो भी y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि x को 2 रखोगे तो 2 - 4 क्या होगा? -4, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं x को 3 रखता हूं या 4 रखता हूं तो y बराबर 0 आएगा। मतलब पहला रियल वैल्यू कब मिलेगा x y का? जब मैं x बराबर 4 रखूंगा तो y बराबर 0 आएगा। फिर जब मैं x बराबर, मान लो कि मैं x को 8 रखता हूं तो रूट अंडर 8 - 4 रूट 4 बचेगा, रूट 4 प्लस -2 आएगा, यह आएगा आपका +-2। अब बताओ तुम्हें क्या समझ में आया? क्या x को 0 रखने पे ग्राफ प्लॉट होगा? नहीं होगा। क्या x को 2 रखने से ग्राफ प्लॉट होगा? नहीं होगा। पहला, क्योंकि x को 0 रखोगे तो y रियल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। देखना बेटा, x को 0 रखोगे रूट -4 आ रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? गलत हो गई। ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ से यूज करो, तुम्हें पता है ना रूट एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ बेंड होता है, लेकिन ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? जब x को 4 रखोगे
तो y बराबर 0 होगा, ये पहला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद जब आगे तुम बढ़ाते जाओगे 8 रखोगे तो 2 मिलेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। मतलब ग्राफ का नेचर तो वही है, लेकिन यहाँ पे -4 करने से ग्राफ थोड़ा सा क्या हो रहा है, आगे से शुरू हो रहा है। ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, आगे से शुरू हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ आया? अच्छा यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y की वैल्यू 0 रखने पे x बराबर 4 आ रहा है। अच्छा इसमें y इंटरसेप्ट अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो x को 0 रखेंगे, x को जब आप 0 रखेंगे तो y बराबर √4 आ रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट नहीं होगा। इसलिए देखो ये ग्राफ y एक्सिस पे कट नहीं करा है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू √x-4 का ग्राफ। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू √x+4, मतलब पक्की बात है कि ग्राफ x एक्सिस की तरफ ही झुका होगा और पॉजिटिव x की तरफ ही झुका होगा, y इज इक्वल टू x+4 है। लेकिन अगर मैं x को 0 रखता हूँ, x को जब 0 रखूंगा, x को यहाँ पे 0 पुट करो तो y बराबर आएगा 2, मतलब जब x 0 है तो y बराबर आएगा +2 भी और y बराबर आएगा -2 भी। अगर x को मैं -1 रखता हूँ तो ये आएगा 3, मतलब वहाँ पे भी डिफाइंड होगा वैल्यू। अगर मैं x को -4 रखता हूँ, x को क्या रख रहा हूँ मैं, -4, तो -4 + 4 0 हो जाएगा। तो x को 4 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x को 4 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ग्राफ यहाँ से बन जाएगा, ये बनेगा ग्राफ। पीछे से शुरू हुआ, देखो यहाँ से शुरू हुआ है, और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू √x+4। लॉजिक यूज करो, सुनो ध्यान से, x का कौन सा वैल्यू रखूं जहाँ पे y 0 हो। देखो x एक्सिस पे y 0 होता है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो x का क्या वैल्यू होगी, y 0 हो, देखो यहाँ पे। और अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू +4, √+4 है, मतलब +-2 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूँ तो √4 बन रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही 0 रखोगे √4 एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू √x-4, और ये ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू √x+4। अच्छे से बनाइए इसको, स्क्रीन पॉज करके ढंग से लिखिए। लिख लिया क्या? आगे देखो, अब मेरी बात सुनना अच्छे से। अब आते हैं अपन कंक्लूजन पे। ये y है, ये x है, ठीक है ना। अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन, सिंपल y इज इक्वल टू एक्स, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है और स्लोप 1 है, 45 डिग्री पे होगा, तो ये कुछ ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स। देखना एकदम सरल रेखा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स कैसा ही बनता है। अच्छा अगर मुझे बनाना हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्लियर है? अगर मुझे ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू √x का, तो y इज इक्वल टू √x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छे से देखो, अभी जितना मैंने सिखाया है तुम्हें, क्या मैंने आपको नहीं सिखाया कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और +c 0 इसलिए ओरिजिन से पास करेगा और यहाँ से एंगल 45 होगा, तो देखो एक्जैक्टली बीच में बनाया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और आपको बताया था कि ग्राफ परवलय बन जाता है यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, मतलब ऐसा हो, एक्स स्क्वायर हो। तो देखो ये ग्राफ किसके लिए बना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बना है, और y इज इक्वल टू √x को, तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू √x। पहले समझो, अच्छे से बनाना इसको, बाद में पहले समझो। और मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू ही रखी है, निगेटिव वैल्यू पे अभी नहीं देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम्हें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ समय के सापेक्ष बनाना है और समय निगेटिव नहीं होता, समय पॉजिटिव होता है, तो x के पॉजिटिव के लिए ग्राफ प्लॉट किया। अब तुम्हें इस ग्राफ में एक चीज दिख रहा होगा यूनिक, वो फाइंड आउट करके मुझे बताओ, कुछ अलग सा दिख रहा है क्या ग्राफ में, कुछ ऐसा लॉजिक जिसको समझ तो हमने अच्छे से लिया है, लेकिन याद रखने से ग्राफ रफ्तार में बनाया जा सकता है बिना टेबल की मदद से। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है सबको 1 सेकेंड में सिखा देता हूं मैं आपको। देखो y बराबर x, तो y में कोई रूट और स्क्वायर नहीं लगाना, y का पावर 1 ही होना चाहिए, y का पावर 1 ही होना चाहिए, सामने x का पावर भी 1 है। तो अगर दोनों का पावर बराबर हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे y का पावर सिर्फ 1 ही रखना है, जो कुछ भी होगा उसको उस तरफ ले जाओ। जैसे ऐसे ही मत कंपेयर करना, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर, सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, भाई साहब सुन, इसको रूट अंडर उधर लगा के देखना तुम्हें। क्लियर है क्या ये बात? सुनो अब ध्यान से। तो ये y 1 होगा तो y इज इक्वल टू एक्स था, तो y का पावर 1, x का पावर 1। यदि x का पावर 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है,
और y के फॉर्मूले में यदि x का पावर रूट x है मतलब x का पावर 1/2 है, एक से कम है तो ग्राफ x एक्सिस की तरफ झुक जाएगा। और यदि x का पावर एक से ज्यादा है, देखो y इज इक्वल टू क्या है, ये x स्क्वायर है, यदि x का पावर एक से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब y के फॉर्मूले में यदि x का पावर 1 है तो ग्राफ सीधा बनेगा, यदि x का पावर एक से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर उठेगा, यदि x का पावर एक से कम है तो ग्राफ नीचे झुकेगा। अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़े y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, किसका ग्राफ पूछ रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा तो बताओ। y इज इक्वल टू एक्स पे स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका पावर घात 2 है तो ऊपर उठा, और घात क्यूब है तो और ऊपर उठेगा। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ, देख भाई ये बनेगा ग्राफ, और इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 था। अगर x का पावर 1/3 हुआ तो एक से और कम होता है, 1/2 से कम होता है x का पावर 1/3, तो अगर 1/3 तो ग्राफ देख कैसा बनेगा, ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। मतलब x का पावर जितना ज्यादा होगा, x का घात जितना ज्यादा होगा ग्राफ ऊपर उठता जाएगा, और x का पावर जितना कम होगा ग्राफ नीचे जाता जाएगा। वहां पे पावर धनात्मक में देखना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर धनात्मक होना चाहिए। देख इधर, अगर मेरे से ग्राफ पूछ रहा है, सुन इधर अच्छे समझना, अगर मेरे से बोला ग्राफ बनाओ किसका, y बराबर x मतलब x का पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक से ज्यादा पावर ऊपर उठ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स इधर आ जाएगा, और जितना पावर कम होगा ग्राफ उतना ही नीचे जाएगा, और जितना पावर ज्यादा होगा ग्राफ उतना ऊपर उठेगा। और यदि x का पावर 1 हो तो ग्राफ सीधा बनेगा। देखो ये मैं आप इसलिए सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि आप एक बार इसको रट लो, x का पावर लिख लो, इसको x का घात x ये रहा ये, और x का मतलब x ही नहीं होता, x का मतलब वो होता है कि जिसको x एक्सिस पे प्लॉट किया, जिसको टाइम पे भी कर सकते हैं x एक्सिस को प्लॉट, टाइम को भी x एक्सिस प्लॉट कर सकते हैं, दूरी को कर सकते हैं, विस्थापन को कर सकते हैं, चाल को कर सकते हैं, ऊर्जा को कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को कर सकते हैं, किसी चीज को x पे रख सकते हैं। तो जो भौतिक राशि x पे रखा गया है उसका घात देखना है, जबकि y का घात हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ x देखना है, ठीक है ना। तो जिसको y एक्सिस पे रखा है वो तो अकेला रहेगा, सिर्फ y रहेगा, उसका घात 1 होगा। जो x एक्सिस पे रखा है उसका घात आपको देखना है, यदि उसका घात 1 है तो ग्राफ सीधा बनेगा, और x का घात जितना बढ़ता जाएगा ग्राफ उतना ऊपर उठता जाएगा, और x का घात जितना कम होता जाएगा ग्राफ नीचे जाता जाएगा। लिखो इस बात को, x का घात अगर 1 के बराबर है तो ग्राफ सीधा बनेगा, और जितना ज्यादा घात बढ़ाता जाऊंगा ग्राफ उतना ऊपर उठता जाएगा, और जितना घात कम करता जाऊंगा ग्राफ नीचे झुकता जाएगा। ये है तुम्हारा सही कंसेप्ट। अच्छे से इस ग्राफ को बनाना, क्योंकि 4 बार बनाओगे ये गलत होता जाएगा, अच्छे से बनाना है। और सारा ग्राफ यहाँ पे कट किया है, क्यों कट किया है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में x का मान 1 रखोगे तो y 1 ही आएगा, किसी भी फॉर्मूले में। जैसे x क्यूब है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, y बराबर x में x को 1 रखोगे तो 1 आएगा, और रूट x में भी x को 1 रखोगे तो 1 आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इसको मिटाता हूँ क्योंकि एक ही चीज लिखा है। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया, चलो साहब जब तक पावर पॉजिटिव है तब तो ये होगा, जितना पावर बढ़ता जाएगा ग्राफ उतना ऊपर उठता जाएगा, x का पावर घात जितना कम होता जाएगा ग्राफ नीचे झुकता जाएगा। 10 बार रिपीट कर चुका हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से लिखो। अब मेरी बात सुनो, अगर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स का पावर -2, तो x का पावर -2 का मतलब है कि इसको लिख सकते हो 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो अति परवलयाकार बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, इसका ग्राफ अति परवलयाकार बनेगा। अच्छा, यदि समीकरण हो y बराबर x स्क्वायर है, यदि हो y बराबर 1/x, y बराबर 1/x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपको बताया था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ है। अच्छा, अगर तुम ये पूछो कि सर अगर y इज इक्वल टू 1/x क्यूब होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा भाई, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/x क्यूब। मतलब अगर पावर धनात्मक है तो देखेंगे पावर 1 से ज्यादा है कि कम है। जैसे यहाँ पे इसका घात 1/2 है, मतलब 1 से कम होता है ना 0.5 1/2, और 1/2 से भी कम है 1/3, फिर है 1, फिर है 1 से ज्यादा 2, फिर 2 से ज्यादा 3,
तो जितना ज्यादा घात होगा धनात्मक में ग्राफ उतना ऊपर झुकता जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ बेंड होता जाएगा, और जितना घात कम होगा एक्स एक्सिस की तरफ झुकता जाएगा। अच्छा, और घात ऋणात्मक हो तो अति परवलयाकार बनेगा, और उसमें भी x इज इक्वल टू 1। पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना अपने को, जहां पे कटान बिंदु होगा उससे बाद वाला देखना है। जितना ऋणात्मक घात ज्यादा हो ग्राफ नीचे झुकता जाएगा, लेकिन होगा अति परवलयाकार। मतलब ये आसान बात हो गया, यदि घात ऋणात्मक है, यदि घात ऋणात्मक है तो ग्राफ अति परवलयाकार ही बनेगा, और जितना ज्यादा घात होगा ग्राफ नीचे जाता जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 1/x क्यूब है, मतलब है तो अति परवलयाकार ही ग्राफ। तो पॉजिटिव पावर में अगर तुम देखते हो कि पावर ज्यादा बढ़ता जाता है, x का पावर जितना ज्यादा होगा धनात्मक में ग्राफ उतना ऊपर उठता जाएगा। यदि x का पावर 1 है तो ग्राफ सीधा बनेगा, यदि x का पावर 1 से कम है तो ग्राफ नीचे झुकता जाएगा, और यदि x का पावर ऋणात्मक है, चाहे कितना भी ऋणात्मक हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ अति परवलयाकार ही बनेगा। लेकिन अगर उसको तुम्हें तुलना करना पड़े, दो ग्राफ निगेटिव पावर को तुलना करना पड़े, तो इस तरह से देखोगे कि जितना ऋणात्मक घात होता जाएगा ग्राफ थोड़ा 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 करके नीचे शिफ्ट होता जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए? बेटा बहुत मेहनत से ये बात अपन ने समझा है, इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, और अच्छे से पॉज करके इसको लिखो। नेक्स्ट इज स्लोप वेरिएशन। स्लोप वेरिएशन का मतलब ये हुआ बेटा ढाल में परिवर्तन, क्योंकि अब ये सरल रेखा तो है नहीं, वक्र बना है, परवलयाकार है, अति परवलयाकार है, तो इसके ढाल को देखना पड़ेगा, ढाल बढ़ रहा है कि घट रहा है। और ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये ढाल का परिवर्तन, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक तो मैंने जानबूझ के सरल रेखा बनाया। अब इसमें समझना, अगर मैं यहां पे देखूं, ये सरल रेखा कौन बना रहा है? थीटा। यहां पे सरल रेखा का कोण एक्स एक्सिस के साथ देखो तो थीटा है, मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर ही तो है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के समानांतर एक लाइन खींचू और यहाँ पे कोण देखो तो ये भी थीटा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के समानांतर एक लाइन खींच लेता हूँ, इसका एंगल देखता हूँ तो यहाँ थीटा है। तो ये सरल रेखा का कोण इंक्लिनेशन यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। तो जब तक इसका इंक्लिनेशन थीटा है मतलब स्लोप हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। तो एक सीधी रेखा का, सरल रेखा का, सीधी रेखा है, सरल रेखा है, तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे कैसा रहता है? सेम रहता है। सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पे समान रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से लिख देता हूं, सरल रेखा, अरे भाई रेखा का ढाल हर बिंदु पर समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पर समान रहता है। क्लियर है? अब अपन परवलय की बात करते हैं। तो ये परवलयाकार ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? परवलयाकार है। देखो ये ग्राफ है तुम्हारा परवलयाकार। अब ये सरल रेखा तो नहीं है, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ देखे तो हर बिंदु पे अलग अलग आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले से टेंजेंट खींच के रखा है। देखो एक टेंजेंट यहाँ पे खींचा हुआ है, ये देखो लाइन। अब ये टेंजेंट मैंने खींचा है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा है। क्यों स्पर्श रेखा खींचा है? क्योंकि वक्र का ये जो परवलय है उसका यहां से यहां तक का जो पार्ट है, पूरा वक्र नहीं, पूरा परवलय नहीं, परवलय का इस बिंदु पर जो ग्राफ बना है वो इस सरल रेखा के पैरेलल है, इस सरल रेखा के पैरेलल इस बिंदु पे। तो ये सरल रेखा जितना कोण बनाएगा, अल्फा मान लो कोण, वो क्या है? अल्फा है। कोण क्या है? एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है। तो इस बिंदु पर, एक बिंदु पर जो ढाल होगा वो tan अल्फा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पे अल्फा है, tan अल्फा है, और ये वक्र का ये वाला जो पोर्शन है वो इस स्पर्श रेखा के समानांतर है। जब मैं आगे गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, इस बिंदु पर देखा, तो इस बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया, और देखो इस वक्र का व्हाइट कलर से जो ग्राफ बनाया है वो है तुम्हारा परवलय का। उस परवलय का यहां से यहां तक का हिस्सा इस सरल रेखा के समानांतर है। तो दो पॉइंट पे जो ढाल होगा असल में इसके स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगा। स्पर्श रेखा का ढाल होगा tan बीटा, और स्पर्श रेखा के समानांतर ये वक्र का यहां वाला हिस्सा। तो वक्र का, परवलय का इस बिंदु पे जो ढाल होगा उतना ही होगा जितना सरल रेखा होगा, क्योंकि ये हिस्सा एग्जैक्टली सरल रेखा के पैरेलल है। फिर थोड़ा आगे गया और यहां पे देखा, तो यहां पे ये सरल रेखा मैंने प्लॉट किया। बताओ ये सरल रेखा एग्जैक्टली इस वक्र के समानांतर है, एकदम समानांतर है। तो यहां पे कुछ एंगल बन रहा है गामा,
अब बिंदु 1 2 3 पे ध्यान से देखा जाए तो एक पे वक्र के एक जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रहा है, 2 पे देखो एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा एंगल ज्यादा बनाया, और 3 पे एक्स एक्सिस के साथ और एंगल थोड़ा ज्यादा बनाया, मतलब इसका जो ढाल है वो लगातार बढ़ रहा है। और वैसे भी तुम ध्यान से देखना तो ग्राफ ऐसा बना है, देखना ग्राफ ऐसा बना है, ऐसा ऐसा ये ऐसा बना है, देखो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ बड़ा कम है, देखना भाई इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ बड़ा कम है, और जैसे जैसे ऊपर गया ऐसे भाग गया है, मतलब यहां पे देखोगे इस लाइन का अगर ये सरल रेखा होता, ऐसा सरल रेखा होता तो पता है इसका स्लोप कैसा होता, बहुत बड़ा होता, और ये सरल रेखा कुछ ऐसा होता, ऐसे सरल रेखा का ढाल क्या होता है भाई, 0 होता है। और ये देखो उठता ऊपर उठता गया, यहां पे ढाल क्या होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, यहां पे ढाल क्या होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, यहां पे ढाल क्या होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, जैसे जैसे लाइन ऊपर उठता जा रहा है उसका ढाल बढ़ता जा रहा है। तो कोई ऐसा लाइन जो ऊपर की तरफ उठ गया हो उसका ढाल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उस पे जिस कर्व के किसी भी बिंदु पे ढाल देखना है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु के वक्र के समानांतर होना चाहिए, और उस सरल स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा उस बिंदु पर ढाल वही आएगा। तो देखो यहां पे पैरेलल लाइन ऐसे खींचा था, और एग्जैक्टली यहां पे अगर मैं खींचूं यहां पे इस पॉइंट पे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, मतलब यहां पे तो ढाल 0 ही है। यहां पे एग्जैक्टली ग्राफ देख, ग्राफ फिर से मैं प्लॉट करता हूं, मेन ग्राफ को फिर से प्लॉट करता हूं, देखना ये ग्राफ था मेन, ये ग्राफ था मेन, ये ग्राफ था तुम्हारा परवलय। चिंता मत करो, कंसेप्ट समझो, बाद में तो रटवा दूंगा मैं, याद हो जाएगा तुम्हें एकदम अच्छे से, पहले कंसेप्ट समझो। अब ये जो लाइन है तुम्हें नहीं लग रहा कि ये वॉयलेट कलर से जो बनाया मैंने, बैगनी कलर से बनाया है, उस स्पर्श रेखा के समानांतर एग्जैक्टली भाई ऐसा लाइन है, तुम्हें नहीं लग रहा ऐसा है, ये बहुत बड़े स्ट्रेट लाइन, ऐसा हिस्से का एक छोटा सा पार्ट यहां पे बना है, पता है इसका ढाल क्या होगा, 0 होगा यार साहब। अब जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा बड़ा, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा और बड़ा, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा और बड़ा और बढ़ता गया, तो इस ग्राफ का ढाल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आओ इसके बारे में बात करें, अब तुम थोड़ा समझ पा रहे होगे। अब इसके बारे में अगर बात करें, यहां देख भाई इसी बिंदु पे एग्जैक्टली जो मैंने स्पर्श रेखा खींचा है इसका ढाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंक्लिनेशन देख ऐसा है, और जैसे आगे जाओगे थोड़ा सा इसका ढाल कम होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ और झुक गया, और यहां पे देखोगे तो ढाल और कम होगा। यहां पे मैंने खींचा ये कितना एंगल बना रहा है, कुछ अल्फा बना रहा है, ये कितना बना रहा है, कुछ बीटा बना रहा है, ये कितना बना रहा है, कुछ गामा बना रहा है, साफ साफ देखो यहां पे जो अल्फा बना है, ग्राफ को फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं एक बार, ये ग्राफ को रीड्रॉ कर लिया अपन ने, चलो ठीक है। अब देख अच्छे से, यहां पे सरल रेखा जो स्पर्श रेखा खींचा है इस बिंदु पे एग्जैक्टली वक्र के उस हिस्से के समानांतर है, तो यहां पे जो ढाल होगा tan अल्फा होगा, यहां पे ढाल tan बीटा होगा, यहां पे ढाल tan गामा होगा, मतलब ढाल लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वक्र के किसी भी बिंदु पे ढाल देखना है तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और वो स्पर्श रेखा का ढाल जितना होगा वक्र उस बिंदु का ढाल उतना ही होगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे जाओगे, स्पर्श रेखा नीचे झुकता जा रहेगा, और इसका मतलब ढाल लगातार कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आप अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से लिख लीजिए इसको, ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है आपको। पॉज कर लिया था ना, पॉज कर, फटाफट पॉज कर, फिर आराम से लिख लेना। आगे देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, अब इसका ढाल देखना है मुझे। आओ एक बार देखते हैं, स्पर्श रेखा खींच के देखते हैं। यहां पे मान लो स्पर्श रेखा खींचते हैं अपन, ये आएगा स्पर्श रेखा, ठीक है ना, यहां पे खींचते हैं, ये होगा स्पर्श रेखा, यहां पे खींचते हैं, ये होगा स्पर्श रेखा। अब तीनों ही स्पर्श रेखा का एक्स एक्सिस के साथ कोण देखते हैं, ये कोण थीटा जो कि 90 से कम है, यहां पे देखेंगे ये कोण कुछ भी है अल्फा जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये कोण थीटा 0 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अब समझना, इस बिंदु पर ढाल ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि इसके समानांतर जो स्पर्श रेखा खींचा है, इस बिंदु के एग्जैक्टली समानांतर देखना, ये ग्राफ एग्जैक्टली ये से स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, ये ग्राफ एग्जैक्टली इस वाले स्ट्रेट लाइन के पैरेलल। तो इस हिस्से का जो स्लोप होगा कर्व का, वो इस सरल रेखा के स्लोप के बराबर होगा, और ये सरल रेखा एक्स एक्सिस से जो कोण बना रहा है वो 90 से ज्यादा, मतलब यहाँ का ढाल ऋणात्मक है। पॉइंट 1 पे मान, पॉइंट 2 पे जो ढाल होगा वो 0 होगा,
क्यों होगा जीरो? क्योंकि एंगल जीरो बना रहा है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचा है वो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये देखो स्पर्श रेखा। यहाँ पे ढाल बताओ क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे ढाल देखा जाए तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बन रहा है, ये स्पर्श रेखा जो कोण बना रहा है 90 से कम बना रहा है, मतलब यहाँ पे ढाल क्या होगा? पॉजिटिव। तो ढाल का पॉजिटिव निगेटिव देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मैं पिछले वाले ग्राफ में फिर से जाऊं और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एंगल 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम है, तो ढाल बढ़ रहा है, लेकिन असल में जो ढाल है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव में भी लगातार बढ़ रहा है। ढाल कैसा है? पॉजिटिव में बढ़ रहा है। यहाँ पे कोण देखो तो यहाँ भी कोण 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम है, मतलब यहाँ भी ढाल कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे देखो। तो पॉजिटिव निगेटिव आपको थोड़ा दिखने में समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे से समझना। चलो बताओ, ढाल बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो सबसे पहले देखना, यहां पे ढाल है निगेटिव, और निगेटिव में होगा 5 6 7 -5 -6 -7 कुछ भी, और यहां पे आके जीरो हो गया, मतलब ऑब्वियसली ढाल निगेटिव में कम होता जा रहा है। अरे भाई -6 -3 -2 -1 -0, मतलब जीरो हो रहा है ना, तो ढाल निगेटिव में कम हो रहा है। क्या लिखोगे? ढाल निगेटिव में कम हो रहा है। पहले जीरो हो गया और फिर देखो ये जीरो से पॉजिटिव हो गया। मान लो कोई चीज जीरो था और +5 हो गया, +10 हो गया, +20 हो गया, मतलब पॉजिटिव में बढ़ा, फिर पॉजिटिव में बढ़ा। मैंने तो ये कंक्लूजन लिखा है बस ऐसे ही। अब इसका जो रिजल्ट होगा, जो तुम्हें याद रखना है, वो क्या होगा वो समझना। एक बात बताओ, यहां से यहां तक तो ढाल बढ़ा है पॉजिटिव में, और यहां से निगेटिव में कम हुआ है। ढाल निगेटिव में कम हो रहा है, और निगेटिव में कम होने को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली बढ़ना। कोई भी चीज निगेटिव में कम हो रहा है, मान ले तेरा कर्जा है, तूने किसी से उधार लिया हुआ है 10 रुपए और उधार लिया हुआ है 5 रुपए, कौन सा अच्छा उधार है? मतलब बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो -5 बड़ा वैल्यू होगा। क्यों होगा बड़ा वैल्यू? क्योंकि -10 ज्यादा निगेटिव में चले गए ना। ज्यादा खुश कब हो गए? बड़ी वैल्यू कब? तुम्हारे पास ज्यादा पैसा कब होगा? भले ही कर्ज में है तू, लेकिन -10 कर्ज में है और -5 कर्ज में है, तो ज्यादा पैसा तेरे पास कब होगा? -5। उल्टा ही है निगेटिव में, लेकिन ज्यादा वैल्यू तो -5 हुआ ना। सीधी सी बात है, सुनो, -10 -8 -6 -4 -2 -1 ये बढ़ना होता है। निगेटिव में घटने को बढ़ना कहते हैं। तो ढाल हमेशा बढ़ रहा है, ढाल हमेशा बढ़ रहा है, ढाल हमेशा बढ़ रहा है, ढाल हमेशा बढ़ रहा है भाई। यहाँ पे निगेटिव में घट रहा था, निगेटिव में घटने को बोलते हैं बढ़ना, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव में बढ़ने को तो बढ़ना ही बोलते हैं। तो ढाल हमेशा बढ़ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक आसान तरीका बताऊंगा बाद में, अभी रुक जा। अगर मैं निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करूं, ढाल के परिमाण के बारे में बात करूं, बस ढाल का परिमाण के बारे में बात करूं, मुझे निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे ढाल का परिमाण देखना है। तो ढाल का परिमाण देखने के लिए ना तुम बस इतना देखो कि यहाँ पे कुछ है निगेटिव, अब जीरो हो गया। निगेटिव ही नहीं देखना, कुछ है और यहाँ पे जीरो हो गया, तो कुछ से जीरो होना मतलब कम हुआ, तो पहले कम हुआ। ढाल का परिमाण अगर पूछा जाए तो पहले देखो ना, निगेटिव में कम हो रहा था, वही पहले कम हुआ। ढाल का परिमाण पहले कम हुआ, फिर जीरो से कुछ आ गया, मतलब फिर बढ़ा, फिर क्या हो गया? बढ़ा, फिर क्या हो गया? बढ़ा। तो आपको ये याद रखना है कि ढाल हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन ढाल का परिमाण देखो, कुछ से जीरो आया मतलब घटा है, और फिर जीरो से कुछ हो गया फिर बढ़ा है। ये एनालिसिस हो गया पूरा। चिंता मत करना, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आसान चीजें बताऊंगा, बहुत आसान चीजें बताऊंगा। तुम्हें लगेगा सर ये पहले बताना चाहिए था, इतना आपने दिमाग में स्ट्रेस डाल देने के बाद बता रहा है। तो बेटा पहले कंसेप्ट सीखो, अच्छी चीजें बाद में बता दूंगा जिसे याद रहेगा। चलो यहाँ पे देखता हूँ, अगर ढाल में तो अच्छे सोच के बताना है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचूंगा वो एंगल बनाएगा, वो 90 से कम होगा, ये थीटा 90 से कम होगा, मतलब यहाँ पे जो ढाल आएगा वो आएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे एग्जैक्टली जो ढाल आएगा वो आएगा 0, और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचूंगा, अच्छे से देखना, ये 90 से ज्यादा कोण बनाएगा, मतलब यहाँ पे ढाल होगा निगेटिव। ठीक है ना? तो सुनो, अब अच्छे से सुनना, पहले ढाल क्या हो रहा है? पॉजिटिव में कम हो रहा है, मतलब कम हुआ, और फिर निगेटिव में बढ़ रहा है। निगेटिव को बढ़ने को, निगेटिव में बढ़ने को भी क्या कहते हैं? कम होना। तो ढाल हमेशा कम हो रहा है। सिर्फ ढाल की बात होगी तो ढाल हमेशा कम हो रहा है, ढाल हमेशा कम हो रहा है। ढाल का परिमाण के बारे में यदि बात होगी
ढाल का परिमाण बेटा पूरे फिजिक्स में काम आएगा। तो ऐसा मत समझो कि सर क्या पढ़ाए जा रहे हो, सर गणित पढ़ाए जा रहे हो, फिजिक्स कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो। सर हम फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो रामलाल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो समझ में तभी आएगा जब ये अच्छे से समझा होगा। तो देख यहां पे ढंग से, ढाल का जो परिमाण है वह पहले घटा फिर बढ़ा। और तुम देख पा रहे होगे कि सर इसमें भी आपने बोला था, इसमें भी आपने बोला था पहले घटा फिर बढ़ा, और इसमें भी आप बोल रहे हो कि ढाल का परिमाण पहले घटा फिर बढ़ा। एक ही बात है। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि पहले कुछ था फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव में कुछ हो गया। कुछ था से जीरो हुआ मतलब घटा, और फिर जीरो से कुछ हुआ मतलब बढ़ा। अब वो किधर हुआ, पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ, इससे मुझे मतलब ही नहीं है। कुछ था और जीरो हो गया मतलब घटा, जीरो था और कुछ हो गया मतलब बढ़ा। यहां पे कुछ था और जीरो हो गया मतलब घटा, फिर जीरो से कुछ है मतलब बढ़ा। सिर्फ तुम्हें देखना है कि जीरो कहां पे हो रहा है। अगर जीरो से तुम आगे जा रहे हो, कुछ वैल्यू मिल रहा तो बढ़ रहा है, और जीरो से पहले तुम देखोगे बाद में जीरो हो रहा है। देखो यहां से कुछ है फिर बाद में जीरो हो गया मतलब घटा। अरे जीरो की तरफ जाने का मतलब घटना होता है, और जीरो से कुछ हो गया मतलब बढ़ना हो गया। तो बता यहां पे ढाल का परिमाण के बारे में बात करूं, माइनस प्लस कुछ ना देखूं, तो यहां पे ढाल कुछ है फिर जीरो हो गया। या देखना सीधा सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है स्पर्श रेखा, यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है स्पर्श रेखा। बता यहां पे ढाल कुछ था और जीरो हो गया मतलब ढाल कब हुआ, फिर जीरो से कुछ हुआ मतलब ढाल बढ़ा। ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण यहां पे कुछ है और यहां जीरो हो गया मतलब ढाल का परिमाण घटा फिर बढ़ा। तो दोनों में ढाल का परिमाण पहले घटा फिर बढ़ा। अब आते हैं ढाल के बारे में बात करते हैं। ढाल में ना तो तुम्हें पॉजिटिव देखना है ना ही निगेटिव देखना है। अब मेरी बात सुन, ना ही जीरो देखना है, चल छोड़। मैंने बताया था ना कि आसान बना दूंगा मतलब बना दूंगा। ये पूरा एनालिसिस कुछ नहीं करना है तुम्हें, सीधा आंसर बताता हूं। देख इधर आओ, सीधा आंसर बताता हूं, सुन। ये देख, ये जो कर्व बना है उसको देख एक बार। ये कर्व को देख, ये कर्व है मेन, यही कर्व है जिस पर घींच घींच के इसको खराब कर दिया था, ये कर्व है। अब सुनना, रुक जा। अब बताओ, दोनों रामलाल को देखो, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा खुश है और ये दुखी है, रो रहा है। ये क्यों रो रहा है और इसके रोने और हंसने से क्या संबंध है? तो इसके रोने और हंसने में बहुत गहरा संबंध है, और ये ऐसा संबंध है कि सीधा ढाल का कहानी खत्म कर देगा। ना तो तुम्हें स्पर्श रेखा खींचना होगा, ना तो तुम्हें ये देखना होगा कि ढाल कब धनात्मक है कब ऋणात्मक है, ना तो तुम्हें ये देखना होगा कब ढाल बढ़ रहा है कब घट रहा है। सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो आओ कहानी को खत्म करते हैं। देखो ये जो है ये कर्व एग्जैक्टली इसके शक्ल से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब ऐसा कहीं कर्व बने तो मतलब हंसता हुआ ग्राफ बोलते हैं उसको बोलते हैं हंसता हुआ ग्राफ। और हंसते हुए ग्राफ का ढाल हमेशा बढ़ रहा होता है। मतलब तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें देखना है कि ग्राफ हंस रहा है कि रो रहा है। यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये कर्व देखो, ये हंस रहा है कि रो रहा है। साफ साफ ये वाला कर्व इसके पैरेलल दिखाई देगा तुम्हें, ये देखो मतलब ये रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ढाल कम हो रहा है। बेटा एम को ढाल को एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसका ढाल लगातार कम हो रहा है। अब मेरी बात सुनना, ढाल देखने के लिए सिर्फ तुम्हें देखना है कि ग्राफ कब हंस रहा है और कब रो रहा है। यदि ग्राफ हंसता हुआ है, यदि वक्र हंसता हुआ है, जैसे एक वक्र हंसता हुआ है मतलब इसका ढाल बढ़ रहा है। यदि वक्र रोता हुआ है तो उसका ढाल कम हो रहा है, बात खत्म। तो ढाल देखना समझ में आ गया। जो पूरा कहानी बताया था ढाल हमेशा बढ़ रहा है, वो इससे हंसते हुए ग्राफ से बता दिया। और एक कहानी बताया था ढाल यहाँ पे घट रहा है, पूरी कहानी लिखा था, स्पर्श रेखा प्लॉट किया था। यहाँ निगेटिव था, पॉजिटिव में कम हो रहा था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव में बढ़ रहा था। कुछ नहीं देखना, क्योंकि रोता हुआ ग्राफ है तो इसका ढाल कम होगा, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं? एकदम जबरदस्त तरीका से बता दिया आपको मैंने। अब देखो आगे, इसको अच्छे से पॉज कर लो,
अच्छे से पॉज करके इसको लिखो अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे 4 ग्राफ बनाए, इसमें ढाल और ढाल का परिमाण दोनों देखना, ठीक है ना। ढाल और ढाल का परिमाण दोनों देखना, एकदम रफ्तार में बात करेंगे, कोई खास बात नहीं। बताओ ये हंसता हुआ ग्राफ है कि रोता हुआ? तुम लोग सर शकल तो पूरा दिख ही नहीं रहा है। अबे रामलाल, ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, ये देख यहाँ पे ऐसा बना है तो पूरा ऐसा रहा होगा, नहीं भी रहा होगा तो चलो आधा शकल हंसता हुआ दिख रहा है तो हंसता हुआ होगा ना। बताइए ये हंसते हुए ग्राफ का पार्ट है। दूसरी बात एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे तो यहां से यहां तक जो ग्राफ बना है ये वाला हिस्सा को ही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। देख पता हंसता हुआ है कि रोता हुआ? हंसता हुआ है सर, तो ढाल क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बात खत्म। ढाल मतलब एम एम एम, ढाल एम, बता क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण, तो परिमाण कैसे देखते हैं? सुन यहाँ पे देख, ढाल क्या है? 0, और 0 से कुछ हो गया मतलब ढाल का परिमाण भी बढ़ा, बात खत्म। चल इधर देख, एकदम जबरदस्त तरीका बता रहा हूँ, देख इधर बता। यहाँ पे रोता हुआ ग्राफ है कि हंसता हुआ? देख ऐसे देख, ऐसे देख, कैसा है ये? रोता हुआ ग्राफ है, मतलब इसका ढाल क्या होगा? इसका ढाल, ढाल कम होगा। रोते हुए ग्राफ का ढाल हमेशा कम होता है। अच्छा ढाल के परिमाण की बात करूँ, ढाल का परिमाण, अब सुन ढाल का परिमाण कैसे देखते हैं? परिमाण, ढाल का परिमाण कैसे देखते हैं? देख यहाँ पे ढाल एक्जैक्टली 0 है, पैरेलल टू एक्स। अरे भाई यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा कि यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे ढाल क्या है? 0, और यहाँ पे कुछ ना कुछ ढाल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, ढाल का परिमाण देखना। तो यहाँ पे ढाल 0 और यहाँ पे ढाल कुछ है, मतलब ढाल का परिमाण बढ़ा। ढाल और ढाल का परिमाण दोनों अलग चीज होती है। तो बताओ ढाल क्या हो गया? रोता हुआ ग्राफ है इसलिए कम हुआ और ढाल का परिमाण बढ़ा। चल इधर देख, इसमें देख भाई, इसमें देख, इसमें बता रोता हुआ ग्राफ है कि हंसता हुआ? देख रोता हुआ ग्राफ है, देख रोता हुआ ग्राफ, मतलब इसका ढाल क्या होगा? ढाल कम होगा। ढाल क्या होगा? रोते हुए ग्राफ का ढाल क्या होता है भाई? कम होता है। अच्छा ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण, तो देखो यहाँ पे ढाल कुछ है और यहाँ पे एग्जैक्टली खींचोगे तो यहाँ पे ढाल आ जाएगा 0, मतलब कुछ से 0 जा रहा है, मतलब ढाल का परिमाण घट रहा है, मतलब ढाल भी घट रहा है और ढाल का परिमाण भी घट रहा है। लास्ट वन और सबसे इंपॉर्टेंट वन देखिए, अति परवलयाकार ग्राफ है ये। यहाँ पे देखो हंसता हुआ कि रोता हुआ? भाई साहब देखना यार, देखना, ग्राफ आधा हंसता हुआ दिख रहा है तो पूरा तो हंसेगा ही। तो हंसता हुआ ग्राफ का ढाल क्या होता है? हंसते हुए ग्राफ का ढाल बढ़ता है। लेकिन ढाल का परिमाण पूछूं अगर मैं, ढाल का परिमाण, तो देख यहाँ पे ढाल क्या है बोल? 0। ढाल का परिमाण देखने के लिए ढाल 0 कहाँ होगा वो देखो, यहाँ पे ढाल कुछ है और यहाँ पे आके ढाल क्या हो गया? 0, मतलब ढाल का जो परिमाण है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पॉज करके लिखो। अच्छा देखो इसमें ना तो स्पर्शरेखा खींचा, ना ही तो प्लस माइनस का ढाल देखा, इसमें मैंने एक ऐसे तरीका बताया कि 4 सवाल का जवाब 1 सेकंड में आ गया। कुछ नहीं लिखना, सबका जवाब एकदम सही है। कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसको पॉज करके लिखिए, पॉज कर भाई और लिख। नेक्स्ट, ढाल पे बहुत डिस्कशन हो गया। अच्छा पॉज करके लिख ही चुके हो, ढाल पे बहुत डिस्कशन हो गया, और करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें नीट बहुत लंबे समय बाद देना है, तो अच्छे से एकदम तैयारी करो। जितना स्ट्रेस दिमाग पे दोगे क्लासरूम में बैठ के, जितना स्ट्रेस दिमाग पे दोगे घर पे बैठ के, उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से रहोगे और कंफर्ट जोन में रहोगे। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे अगर यहाँ पे जान नहीं लगाओगे तो। चलो देखो एक अच्छा ग्राफ बनाता हूँ मैं, ऐसा ग्राफ बनाया चलो। अब इसमें देखना है कि ढाल का नेचर देखना है, कैसे कैसे ढाल परिवर्तित होगा। ढाल, ढाल बोले तो ढाल, और ढाल का परिमाण बोले तो ढाल का परिमाण देखेंगे, सिर्फ ढाल मतलब ढाल। चलो यहाँ देखो, ये कैसा है? हंस रहा है कि रो रहा है? देख के बताना भाई, ये क्या है? ये क्या है? ऐसे देख, ऐसे ऐसे रो रहा है, ये रो रहा है, मतलब यहाँ पे ढाल पहले कम हुआ। बता ये क्या है? ये देख यहाँ से यहाँ तक क्या बोल? हंस रहा है भाई, हंस रहा है, हंस रहा है, ये हंस रहा है, मतलब यहाँ पे ढाल 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 बढ़ा। ये क्या है बता? ये क्या है? ये क्या है? रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, देख 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 देख, रो रहा है, रोता हुआ रोता हुआ रोता हुआ, मतलब ढाल क्या होगा? ढाल क्या होगा? कम होगा। ले मतलब ये हुआ कि मान ले ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर है? अच्छे से देख के बता। ए से बी के बीच में ढाल कम हुआ, बी से सी ढाल बढ़ा, सी से डी ढाल घट गया। ढाल 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 खेलता रहा ढाल। आगे आओ, अब ग्राफ के कुछ कंसेप्चुअल सवाल। आपने 9th कक्षा में पढ़ा हुआ केपलर का तीसरा नियम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के आर क्यूब। टी इज इक्वल टू क्या होता है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के आर क्यूब, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है हमें देखना है। अब सूत्र तुम देखोगे कि टी इज इक्वल टू के आर क्यूब है। वाई अक्ष पे मैंने टी को रखा है और एक्स अक्ष पे मैंने आर को रखा है।
तो तुम्हें बताया था जो वाई एक्स पे रखते हैं उसको पूरा एज इट इज रखो। तो इसको टी रखो, के तो कांस्टेंट है उसको हटा दो, आर पे देखना है तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा रूट, किसका रूट, आर क्यूब का रूट, मतलब आर का पावर 3/2। अब अच्छे से देख के बताओ, ये रिलेशन है ना भाई, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2। जो भौतिक राशि मैंने y पे रखा है वो t है, और जो भौतिक राशि मैंने x पे रखा है वो r है, एकदम सही है। तो t का घात कितना है 1, वो तो 1 ही होगा, y का घात 1 होगा, और जो x पे रखा है उसका घात आ रहा है 3/2। अब अगर एक इसका घात 1 होता तो ग्राफ सीधा बनता, अगर घात इसका 1 होता तो ग्राफ सीधा बनता, यदि इसका घात 1 से कम होता तो ग्राफ इधर झुक जाता, और यदि इसका घात 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर उठेगा। बताओ 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1 से ज्यादा है, 2 भी नहीं लेकिन 1 से ज्यादा है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अच्छे से सुन लो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके ये देख। अब यहां पे मैंने टी स्क्वायर ही रखा है, असल में y अक्ष पे मतलब y की जगह पे टी स्क्वायर रखा है और x के जगह पे आर क्यूब रखा है। मेन सूत्र में देखोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू है आर क्यूब, के तो कांस्टेंट है उसको छोड़ो। अब मेरा टी वाई नहीं है, वाई एक्स पे जो रखा है उसको वाई मानते हैं, यहाँ पे टी को वाई मानेंगे, लेकिन यहाँ पे वाई एक्स पे टी स्क्वायर रखा है तो टी स्क्वायर ही मेरे लिए वाई है, एंड आर क्यूब रखा है एक्स पे, तो यहाँ पे आर रखा था तो आर को मैंने एक्स माना था, देख इधर, तो आर का घात 3/2 था तो एक्स का घात 3/2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने आर नहीं रखा है, आर क्यूब रखा है। IIT 2013 का पूछा हुआ सवाल है ये, IIT 2013। बताओ t को y रख मानूं कि टी स्क्वायर को y मानूं, तो y एक्सिस पे टी स्क्वायर रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे टी स्क्वायर को y मानूंगा, इज इक्वल टू आर क्यूब को क्या मानूंगा x। तो मेन सूत्र ही है टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब, टी स्क्वायर को y माना और आर क्यूब को x माना, मतलब दोनों का घात बराबर है, x का घात 1 है तो ग्राफ सीधा बनेगा, मतलब ये भी ग्राफ सही है। अब तुम मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो, सर t और r के बीच का ग्राफ और टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच का ग्राफ तो सेम नहीं है, तो दोनों सही कैसे है? तो ये ग्राफ है टी स्क्वायर और आर का, t को y एक्सिस पे रखा है और r को x एक्सिस पे रखा है, तो रिलेशन हो जाएगा 3/2। तो ये ग्राफ एकदम सही है t और r के बीच, लेकिन ये ग्राफ है टी स्क्वायर और आर क्यूब। आपको t नहीं सोचना, टी स्क्वायर, y के जगह पे रख दो टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर की जगह पे रख दो y, और आर क्यूब रखा है x की जगह पे तो इसको रखो आर क्यूब की जगह पे x, तो मेन सूत्र में y बराबर x बन रहा है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। और इधर देखते हैं t और r। अब यहाँ पे मेन रिलेशन जो सूत्र है वो है तुम्हारा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, मतलब इसी फॉर्मूले के कंसेप्ट से आपको ग्राफ बनाना है, ये सूत्र सही है। अब टी स्क्वायर आर क्यूब में y एक्सिस पे रखा है t, मतलब y को मान t को मान मैं y मान लेता हूँ, तो y का घात स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सरल रेखा तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि y इधर ले जाओगे तो 3/2 आ रहा है, मतलब घात 1 नहीं है, मतलब सरल रेखा नहीं बनेगा, ये गलत ग्राफ है, ठीक है। और t और r का रिलेशन यह है, फिर से इसी सूत्र में t y एक्सिस पे मैंने t रखा है, मतलब t को y मान लेता हूँ और ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, और x एक्सिस पे मैंने r रखा है तो r को मैं x मान लेता हूँ तो 3/2 है, तो इसमें x का घात जो है वो ज़्यादा है, किससे, 1 से ज़्यादा है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी कैसा है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही है, वो दोनों ग्राफ सही है और ये दोनों ग्राफ गलत है। क्लियर है क्या ये बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि p इज इक्वल टू √2m तो निम्नलिखित में से सही ग्राफ बना है। यदि p इज इक्वल टू √2m तो निम्नलिखित में से सही ग्राफ बताएं कौन सा होगा, ठीक है भाई। तो देखो निम्नलिखित में से सही ग्राफ आपको बताते हैं। p इज इक्वल टू √2m p इज इक्वल टू √2m ग्राफ किसके बीच बनाना है? तो ग्राफ हमें बनाना है किसी के बीच बनाना हो, सूत्र यही है। ग्राफ किसके बीच बना है? p और k के बीच, मास तो नहीं है, मतलब समझना है कंसेप्ट कि जो भौतिक राशि के बीच जो सूत्र होता है, तो सूत्र में हमेशा 99% केस में 2 से ज्यादा ही भौतिक राशि होगा, 99% केस में, 1% छोड़ रहा हूं बस। तुम याद कर लो फॉर्मूला, लिखो एकदम ईमानदारी से, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जहां भी आ रहा है ईमानदारी से लिखो, चाहे तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, ऑप्टिक्स का फॉर्मूला लिखो, थर्मोडायनेमिक्स का लिखो, या इलेक्ट्रोस्टैट का लिखो भाई। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। कितने सारे भौतिक राशि हैं, फोर्स है, के है, चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 फिजिकल क्वांटिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन का लिखोगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता नहीं कितने हो गए, एस भी है, यू भी है, टी भी है, ए भी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 3 है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 3 है। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम, मतलब 99% फॉर्मूले में, 1% भी बता दूंगा कौन सा है, 99% फॉर्मूले में 2 से ज्यादा भौतिक राशि होती है, 3 या 4 होती है, 2 से ज्यादा होती है। 99% फॉर्मूले में 2 से ज्यादा भौतिक राशि होती है, लेकिन ग्राफ किसके बीच बनाना होता है? सिर्फ 2 के बीच। तो तीसरा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नियत माना जाएगा। तीसरा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नियत माना जाएगा। तो चलो देखो, तो मेन जो सूत्र है अपना, वो सूत्र है, मेन जो सूत्र है वो है P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के, ये अपना मेन सूत्र है। इसमें 2m को कांस्टेंट मान लिया जाए तो इसको हटा लो, क्योंकि वो नियत है उससे कोई मतलब है नहीं, तो P इज इक्वल टू रूट अंडर के ही आ जाएगा। चलो पहला ग्राफ देखो, P और K के बीच। तो पहला ग्राफ जो देख पा रहे हैं, y एक्सिस पे मैंने P रखा है, तो P को आप क्या मान लोगे? y एक्सिस पे P रखा है तो इसको y मान लोगे, इज इक्वल टू x एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी रखा है तो काइनेटिक एनर्जी को x मान लो मेन फॉर्मूले में। तो क्या बना? y इज इक्वल टू रूट एक्स। क्या बन गया भाई? y इज इक्वल टू रूट एक्स। मतलब जो x का पावर है 1 से कम है, मतलब वो x की तरफ झुका हुआ ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे देखो ये ऊपर उठ गया है, काइनेटिक एनर्जी की तरफ कहाँ झुका है? x की तरफ कहाँ झुका है? ऊपर उठ गया है, मतलब ये ग्राफ गलत है। इसका देखो P और काइनेटिक एनर्जी, तो साफ साफ देखिए यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, P इज इक्वल टू रूट अंडर के ही। भाई सीधा सीधा इसको मान लेना y, इसको मान लेना x, तो x का पावर यहाँ पे 1 से कम दिख रहा है, मतलब ग्राफ नीचे आना चाहिए, ग्राफ सीधा ही बना दिया रामलाल। ये बता, ये एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये देखना P इज इक्वल टू रूट एक्स, ग्राफ काइनेटिक एनर्जी की तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है ये, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही। अब ये किसके बीच ग्राफ बना है? P और रूट के के बीच। अब मेन सूत्र देखें यहाँ पे, P इज इक्वल टू रूट अंडर के, यही तो मेन सूत्र है। मैंने P को y एक्सिस पे रखा है, मतलब ये P को सीधा y बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने x एक्सिस पे रूट के को रखा है, तो यहाँ पे के को रखा था तो के की जगह पे x लिखा था, जो x एक्सिस पे रखूंगा उसी को मान लूंगा। यहाँ पे एक x एक्सिस पे, x अक्ष पे काइनेटिक एनर्जी रखा था, इसलिए x काइनेटिक एनर्जी को x माना है। लेकिन यहाँ पे x एक्सिस पे रूट के ही रखा है, मतलब रूट के को x मानूंगा, मतलब सिंपल रिलेशन है y बराबर x। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। तो एकदम सही है। P और K के बीच ग्राफ नीचे की तरफ झुका हुआ बनेगा, लेकिन P और रूट के बीच का ग्राफ सीधा बनेगा। अच्छा यहाँ पे देख, P इज इक्वल टू रूट के, इसका जो रूट है उधर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका जो रूट उधर लेके जाऊंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब मेरी बात सुनना ढंग से, वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है? तो ये सारे सवाल में वाई एक्सिस पे मैंने पी रखा था, लेकिन पहली बार इस ग्राफ में मैंने वाई एक्सिस पे पी स्क्वायर रखा, मतलब पी स्क्वायर को वाई बोलूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखा है तो काइनेटिक एनर्जी को एक्स बोलूंगा, तो वाई बराबर एक्स आ गया, मतलब ग्राफ सीधा सरल रेखा बनेगा। ये भी सही है। आपको समझ आया अच्छे से? पॉज करके पूरा अच्छे से लिखो इसको, पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखो, ठीक है? अब आगे देखो, पॉज कर लिया था ना, पॉज कर लो, आगे देखो। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जहां पे आप साफ साफ समझिएगा 2 पाई तो ऐसे भी नियतांक होता है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो निम्नलिखित में से भौतिक राशि के बीच ग्राफ बनाए, अपने को बनाना है, सही गलत नहीं देखना, अब अपने को ग्राफ बनाना है। तो चलो अपन ग्राफ बनाते हैं। T इज इक्वल टू रूट एल है, बाद में लिख लेंगे, इसको ग्राफ बनाते हैं। तो देखो T और L के बीच ग्राफ बनाना है। अब बाय डिफॉल्ट इसमें 3 देखना है, T, L और G। यहाँ पे T और L की बात कराए तो G को क्या मान लेंगे अपन? कांस्टेंट। तो सिंपल बात है, मेन फॉर्मूला है T इज इक्वल टू रूट एल। अब यहाँ पे ढंग से देखना, y एक्सिस पे क्या रखा है? T, मतलब T के y के जगह पे T को रखा है, मतलब T को y मान सकते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे x एक्सिस पे रखा है मैंने L को, तो L को x मानेंगे, रूट x है। तो ये रिलेशन बन रहा है y बराबर रूट x, मतलब ग्राफ ऐसा एकदम सही है। ठीक है भाई? अब देखो T इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी, सुनना बहुत मुश्किल है। T इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी रखा है, मेन फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी, यही तो मेन फॉर्मूला है। कैसे? तो 2 पाई तो ऐसे ही कांस्टेंट है, रूट एल इसमें है नहीं, तो बताया था ना कि सूत्र में 2 से ज्यादा भौतिक राशि होगा और ग्राफ 2 ही के बीच बनाना होता है, तो तीसरे को बाय डिफॉल्ट नियत मान लोगे। तो T और 1 अपॉन रूट जी का ग्राफ बनाना है, तो y एक्स पे T रखा है तो इसको तो y मान लो, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको यहां पे देखो कि एक्स एक्सिस पे मैंने जी नहीं रखा, एक्स एक्सिस पे रूट जी भी नहीं रखा, एक्स एक्सिस पे मैंने 1/√g रखा, ये एक्स अक्ष पे रखा है, तो इस पूरे को x मानूंगा तो y इज इक्वल टू सॉरी पूरे को x मानूंगा, 1/√g को x मानूंगा, इस पूरे के जगह पे x रखूंगा तो y बराबर x आ रहा है। मतलब ग्राफ इसका सीधा सरल रेखा बनेगा। एकदम सही है भाई। एक्स अक्ष पे 1/√g है तो मेन फॉर्मूले में 1/√g के जगह पे x रख दूंगा। मतलब ये देखो ये मेन फॉर्मूला तो 1 देखना यही है ना, मेन फॉर्मूला l को कांस्टेंट माना है तो 1/√g के जगह पे क्या रखूंगा, x रखूंगा, y बराबर x आ रहा है। आओ देखो इधर t और g का ग्राफ बनाना है। अब सुनना अच्छे से, t घबरा मत, t इज इक्वल टू 1/√g। अब मेरी बात सुनना, y एक्सिस पे तो t को रखा, मतलब t और y एक ही बात है, और x एक्सिस पे यहाँ पे मैंने g को रखा है, मतलब x g के जगह पे x रख दूंगा तो 1 क्या बनेगा √x। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये x √x का मतलब होता है हाफ, इधर जाएगा तो -1/2। तो आपको बताया था ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में घात कुछ भी हो, मतलब x को ऊपर ले जाओगे तो ऋणात्मक घात बन रहा है, चाहे ऋणात्मक घात कुछ भी हो, ग्राफ अति परवलयाकारी बनता है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, अति परवलयाकार। कोई डाउट है क्या इसमें, ग्राफ बनेगा अति परवलयाकार, एकदम सही है। अब बात हुई थी, इसको पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो, रोको स्क्रीन और लिखो, आगे देखो। मैंने ये भी बताया था आपको कि एक ग्राफ हमें बनाना है t और √l का, ठीक है। तो देखो t और √l का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देख भाई फॉर्मूला देख, t इज इक्वल टू √l, t को y रखा और √l रखा x पे, x अक्ष पे √l रखा है, मतलब √l को x मानेंगे तो y बराबर x। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये ऑप्शन ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है, ग्राफ बना दिया, ठीक है भाई। अब स्क्रीन पॉज करके अच्छे से सारा लिखें, आगे देखो। अच्छा एक कंसेप्ट ग्राफ का और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये U स्प्रिंग का स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास में पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो ये 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे भाई, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो U इज इक्वल टू kx²। मुझे ग्राफ बनाना है U और k का, U इज इक्वल टू kx²। असल में kx² नहीं होता, हाफ होता है, तो यहाँ पे ग्राफ में हाफ का क्या काम है, चलो U इज इक्वल टू हाफ kx² और U इज इक्वल टू होता है f²/2k। ये असल में AIPMT 2015 में पूछा था, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको रखा है ताकि यहाँ पे कुछ सीखने को मिले अपने को। तो U इज इक्वल टू हाफ kx² एंड U इज इक्वल टू f²/2k। आइए बात करते हैं अच्छे से। मुझे ग्राफ बनाना है U वर्सेस k का। अब पहले रिलेशन के मुताबिक, पहले सूत्र के मुताबिक U बराबर हाफ कांस्टेंट हटा दो, ठीक है, kx²। ग्राफ U और k का बनाना है, x² को नियत माना जाएगा। अगर x² को नियत माना जाएगा तो U k के समानुपाती है, x एक्सिस पे मैंने k रखा है, मतलब k को x मान सकते हो, तो ग्राफ ये सरल रेखा बनेगा, बिल्कुल सही ग्राफ है। क्लियर है ये बात। और दूसरे सूत्र के मुताबिक U और k का ही ग्राफ बनाना है, दूसरे सूत्र के मुताबिक f²/k है। अगर मैं f² को नियत मानूं, किसको मानूं, नियत मानूं, तो U इज व्युत्क्रमानुपाती k, मतलब अति परवलयाकार बनेगा। ये कैसे संभव है कि U k का ग्राफ यहां समानुपाती बना है और U k का ग्राफ यहां पे व्युत्क्रमानुपाती बना है। हाँ तो दो सूत्र भी तो यूज किया, तो दो अलग अलग सूत्र के हिसाब से दो अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन ग्राफ तो U और k का ही बनाएगा। तो हाँ भाई U बराबर हाफ kx² भी होता है और U बराबर f²/2k भी होता है, U बराबर हाफ kx² भी होता है और U बराबर f²/2k भी होता है। यहां से अगर x है खिंचाव, इलोंगेशन, अगर x को नियत माना जाए, x² को नियत माना जाए, x को x नियत होगा तो s² भी नियत होगा। अगर x को नियत माना जाए तो U k के समानुपाती है, सीधा ग्राफ बनेगा। और अगर दोनों सूत्र सही है, अभी सूत्र कैसा है ये तुम्हें नहीं पढ़ना, ये पढ़ोगे फिजिक्स में आगे, अभी ग्राफ प्लॉट करना है। यदि इस सूत्र से ग्राफ बनाया जाए, x को नियत माना जाए तो U समानुपाती है k के, सीधा ग्राफ बनेगा। और इस सूत्र से ग्राफ बनाया जाए तो f को नियत मानूंगा अगर मैं, क्योंकि U और k का ग्राफ बनाना है तो तीसरा f नियत होगा, तो U k के व्युत्क्रमानुपाती ऐसा ग्राफ बनेगा। तो U और k का ग्राफ ये भी सही है और U और k का ग्राफ ये भी सही है, लेकिन ये इस सूत्र से सही है, जब x नियत होगा तभी ये सही है, और जब f नियत होगा, बल नियत होगा, तभी ये सही है। समझ आया कि नहीं है, अच्छे से लिखना है एक्सप्लेनेशन कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग बनाया है तो x अगर नियत माना जाए तो U k के समानुपाती होता है, और इस सूत्र से बनाया जाए अगर f को नियत मानेंगे तो U k के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये ग्राफ सही है। एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं, जो तूने पढ़ा है 9th 10th क्लास में वो बताता हूं। देख, P काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ बनाता हूं, चल सॉरी P और K M का ग्राफ बनाता हूं, संवेग और द्रव्यमान का।
कैसा बनता है संवेग और द्रव्यमान का ग्राफ, या काइनेटिक एनर्जी और एम का ग्राफ बनाता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी और एम का कैसा बनेगा बोलो, के और एम का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये तुमने नहीं पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, अभी तो बताया था पी इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के, वही तो है। अच्छा, एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये भी जानता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देख खेल असल में क्या है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान का ग्राफ बनाओ तो सीधा ग्राफ नहीं बनाया जाता, क्योंकि फॉर्मूले में 3 भौतिक राशि है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखता हूं हाफ एम बी स्क्वायर और बोलूं यदि वस्तु का वेग नियत है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो उसका वेग नियत है, हाफ तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके द्रव्यमान के समानुपाती है। जितना द्रव्यमान ज्यादा मास का है उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर जब वी को नियत माना जाए। और एक सूत्र होता है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। यदि मैं पी स्क्वायर बाई 2 को नियत मानता हूं, किसको नियत मानता हूं? पी स्क्वायर बाई 2 को, तो काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान का जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलयाकार बनेगा। ये बनेगा किसका ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान। अब ये तो सरल रेखा था, बिल्कुल था, तो वेग नियत मानोगे तो काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान का ग्राफ सरल रेखा बनेगा। और यदि संवेग को नियत मानोगे, किसको? संवेग, देख 2 ऐसे भी नियत है और संवेग नियत होगा तो संवेग का स्क्वायर भी नियत ही होगा। तो यदि संवेग को नियत माना जाए, किसको नियत माना जाए? संवेग को नियत माना जाए, हर वस्तु का संवेग बराबर दो काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान के व्युत्क्रमण। इस सूत्र से बस आसान, इस सूत्र से ये सही होगा और इस सूत्र से ये सही होगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आया है?